नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और हम शुरू कर रहे हैं 25 क्वेश्चंस की जीएस की आगे की सीरीज। उसके पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी बच्चे एसएससी, एमटीएस, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड या फिर आर्मी, अग्निवीर या डिफेंस के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में समझे, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में समझे। ऑप्शंस हैं भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसने क्या किया है? उन्नत ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ इसने समझौता किया है। ध्यान रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसी से मिलता जुलता नाम होता है, अगर ऑप्शन में ये आता है तो ये आपको नहीं लगाना है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है, जबकि हमारा सही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एमी पुरस्कारों का कौन सा संस्करण लॉस एंजल्स 2022 में आयोजित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 17th, 70वां, 93rd, 89th या 74th। कौन सा होगा? एमी पुरस्कारों की बात हो रही है, इसका कौन सा संस्करण है लॉस एंजल्स 2022 में आयोजित किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 70वां, 93वां, 89वां या 74वां। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, 74th होगा। ये 74th संस्करण लॉन्च किया गया है यूएसए, लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु की इस खबर को प्रसारित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं हमारे लंदन ब्रिज इज डाउन, लंदन ब्रिज इज ऑन फायर, लेट द यूके डाउन, या बकिंगम पैलेस इज साइलेंट। सही उत्तर क्या होना चाहिए, बताना है आपको। देखिए, गैस से काम नहीं चलता है। अगर किसी को लगे कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड बकिंगम पैलेस में रहती थी तो वो साइलेंट हो गया उनकी डेथ पे, तो ये नहीं होगा ऐसा। लेट यूके डाउन, लेट वर्ड आ रहा है यानी इसको डाउन जाने दो, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ऑन फायर बिल्कुल गलत है। लंदन ब्रिज इज डाउन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस कीवर्ड का उपयोग किया गया था। देखिए, अब एलिजाबेथ है, ये रॉयल फैमिली की महारानी है, बहुत पावरफुल लेडी थी। अब इनकी डेथ हो रही है तो इसके लिए डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि इनकी डेथ हुई है या मर गई हैं। इस तरह के शब्दों का नहीं यूज किया जाता है। इनके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उनमें से ये एक है लंदन ब्रिज इज डाउन। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे चार्ल्स डार्विन, रेचल कार्सन, एडवर्ड विल्सन, या राल्फ इमर्सन। क्या होना चाहिए, आप ऑप्शन देख के बताएंगे। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, रेचल कार्सन। ये एक महिला है, अमेरिका से संबंधित है। इनकी जो पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग,
काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है और इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसकी ये लेखक रही हैं। साइलेंट, और ये एक जीव विज्ञानी भी रही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क बना लो इस पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 30th, 10th, 20th, 40th, कौन सा होना चाहिए? 30वां, 10वां, 20वां, 40वां? क्या रैंक होना चाहिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, यानी भारतीय नवाचार सूचकांक बोलते हैं जिसको हिंदी में? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? देखिए, भारत की जो रैंकिंग है इसने पाई है 40th रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब क्वेश्चन आता है, जारी कौन करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का? जारीकर्ता कौन सी संस्था है? तो ये इसकी संस्था है, इसका नाम है विश्व बौद्धिक संस्था। इस इंडेक्स को जारी करती है और ये इसका जो केंद्र है ये स्थित है जिनेवा में। और इस इंडेक्स को कब से चालू किया गया था? 2007 से ये हमारे सामने है। क्वेश्चन बन सकते हैं, जारीकर्ता कौन है ये बन सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये बन सकता है, बाकी और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? देखिए, जिसको प्रॉब्लम हो हिंदी में वो प्लीज इंग्लिश में जरूर पढ़ लें, क्योंकि कुछ बच्चे जो दक्षिण भारतीय हैं या मध्य भारत से हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो प्लीज इंग्लिश में जरूर देख लें। ऑप्शंस हैं इटली, बेल्जियम, हंगरी या ग्रीस। यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी गांधार कला शैली, किस यूरोपीय राष्ट्र से? तो किसका जो करेक्ट आंसर होगा, ना इटली होगा, ना बेल्जियम होगा, ना हंगरी होगा, इसका सही उत्तर होगा ग्रीस। रोमन साम्राज्य भी था ये, तो ये ग्रीस से प्रभावित थी। इसमें चाइनीज, ईरानी, इस कला में कई सारे तत्व शामिल थे और इसके संरक्षक जो थे, इस कला के संरक्षक, वो राजा कनिष्क थे उस टाइम के। और एक और बात है, गांधार कला शैली है, इसमें ज्यादातर हमें बुद्ध की चित्रित कृतियां या फिर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। उसमें भी ये जो रहेंगे ये बैठी हुई अवस्था रहती है बुद्ध की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज वर्तमान में डकैती विरोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी में तैनात है? गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में तैनात है। आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस तरकश या आईएनएस सतपुरा? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? विच वन वुड बी करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट, आईएनएस तरकश गल्फ ऑफ गिनी में जो तैनात है। किसके लिए? जो समुद्री डकैतियां होती हैं, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, इनके लुटेरे जो होते हैं, कई सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है, मूवीज भी बनी है इन चीजों के ऊपर, कई उनको ये लूट लिया करते हैं। उसके लिए आईएनएस तरकश जो है इसको गिनी की खाड़ी में तैनात किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक जल्लादु जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है को आपराधिक, यानी जल्लाद को आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है, यानी कोई इसके ऊपर अपराध का मुकदमा नहीं होगा, बावजूद इसके कई लोगों को फांसी चढ़ाता है? तो ऑप्शंस हैं
आईपीसी की धारा 78, आईपीसी की धारा 83, आईपीसी की धारा 41 या आईपीसी की धारा 84? क्या होगा करेक्ट आंसर? सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 78 या आईपीसी की धारा 78। इसके तहत क्या है, हम जल्लाद के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं दायर कर सकते हैं। अब आईपीसी की अगर बात करें, इंडियन पीनल कोड जो है, इसमें क्या है, 23 अध्याय हैं यानी चैप्टर्स हैं और 511 धाराएं हैं। इतनी धाराओं में इसको विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द राइटर ऑफ द बुक बुद्धा एंड हिज धम्मा? इसके लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू या राजमोहन गांधी। क्या होगा सही आंसर? बहुत आसान प्रश्न है ये, अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री समझते हैं, जानते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ये प्रश्न। देखिए सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, क्योंकि क्या था, आगे चल के इन्होंने अपनी अवस्था में बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध हो गए थे। तो बुद्ध से रिलेटेड जो भी पुस्तकें आएंगी, कुछ भी टर्मिनोलॉजी आएगी, तो वो मोस्टली बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, द वर्ड ब्लीडर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? आसान क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, गेमिंग से क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं तैराकी से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से या मुक्केबाजी से। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन देखना है टाइम तक तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बॉक्सिंग। सामने वाले को मुक्का मारेंगे तो क्या निकलेगा? ब्लड। उसी से रिलेटेड है। जब सामने वाला जो अपोजिट प्लेयर होता है, अगर उसको चोट लग गई या ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए ब्लीडर शब्द का उपयोग किया जाता है। होप समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटका, ओडिशा या राजस्थान। किस पे अहोम वंश का शासन था? सही आंसर आपको बताना है, क्या होना चाहिए अहोम वंश का शासन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सभी ने मेरे ख्याल से सुना भी होगा कई लोगों ने, असम। असम पे ये शासन करते थे। ये अहोम वंश जो था, ये ताई जाति से रिलेटेड था। ताई इनकी जाति थी। 1220 में इन्होंने जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, असम का इलाका, उस पे इन्होंने आधिपत्य किया और 6 सदियों तक इन्होंने वहां पे शासन किया है, 600 सालों तक। स्ट्रेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ऑप्शंस हैं एन्नोर पोर्ट, ऑप्शन बी जेएल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट या फिर पारादीप पोर्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस हैं जो आपको दिए हैं, एन्नोर पोर्ट, जेएल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट या पारादीप पोर्ट। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ है? मुंबई में। और इसका निर्माण भी इसीलिए किया गया है ताकि जो मुंबई पोर्ट है, बहुत वहां पे दबाव रहता है, उनके दबाव को
कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट के दबाव को घटाने के लिए इस पोर्ट का निर्माण किया गया है। और मुंबई पोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है? पवन चक्की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस ऊर्जा को? किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? काइनेटिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, गुरुत्वीय ऊर्जा को? किसको बदलेगी ये? आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। किसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को हम कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में। अगर प्रश्न आए डायरेक्ट गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है और यांत्रिक ना दिया हो तो भी ये सही हो जाएगा। बट अगर यांत्रिक दिया है, डायरेक्ट पूछा है गतिज से विद्युत में कन्वर्ट करती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, कौन सा देश गतिज ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्रोड्यूस करने वाला देश है? सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है? तो वो है चीन। चीन जो है पवन ऊर्जा से सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य होगा जो पवन ऊर्जा से सबसे अधिक बिजली बनाएगा? तो ये राज्य है तमिलनाडु। हवाओं का ये अच्छा उपयोग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी हवाएं भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या जियोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या जियोलॉजी? क्या बोला जाएगा कीड़ों के अध्ययन को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। ये क्या होता है? कीड़ों का अध्ययन, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी ये क्या होता है? ये होता है पक्षियों का अध्ययन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि नाम एक जैसे रहते हैं लगभग, फिर भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, जैसा पहले भी बोला है मैंने, तो चीजें ज्यादा तक याद रहेंगी। एंथ्रोपोलॉजी ये मानव जीनोम, जेनेटिक्स तथा समाज और संस्कृति, इनको मिला के जब पढ़ा जाता है तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी मानव को, मानव के जीनोम्स को समाज और संस्कृति के साथ हम मिला के पढ़ते हैं तो उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी सीधा सीधा पृथ्वी का अध्ययन है। ये सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? Who was the longest serving governor of an Indian state? किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं या थे? हमारे ऑप्शंस हैं एन.डी. तिवारी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या फिर लक्ष्मीकांत झा। क्या होगा इसका सही आंसर? एन.डी. तिवारी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, लक्ष्मीकांत झा। किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर कौन थे या फिर हैं? इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ये है ऑप्शन बी, पद्मजा नायडू। कौन थी ये? इनकी पुत्री थी, सरोजनी नायडू की ये पुत्री थी। इन्होंने वेस्ट बंगाल में कब से कब तक? 1956 से 1967 तक, यानी 11 साल तक ये वहां गवर्नर रही हैं। अपनी माँ की तरह ये भी देशभक्ति बहुत ज्यादा इनके अंदर कूट कूट के भरी थी और उसमें बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन
क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग? सेरिबेरम, ब्रेनस्टेम, डायनसेफेलॉन या सेरेबेलम? कौन सा भाग जो होगा मस्तिष्क का? मस्तिष्क के कई भाग होते हैं ब्रेन के, तो उनमें से कौन सा भाग होगा जो शरीर की मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करेगा? जो खड़े होने का, इंसान जो सीधा खड़ा होता है, ये जो उसका पोस्चर है, उसको कंट्रोल कौन सा मस्तिष्क का भाग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन डी, सेरिबेलम। ये क्या करता है? मनुष्य को सीधा खड़ा रहने में काफी हेल्प करता है। बाकी इंसान के अलावा और कोई ऐसा जीव नहीं है जो इसका पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो। ठीक है। अच्छा, इसी के मिलता जुलता नाम है सेरिब्रम। ये क्या काम करता है? ये जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। मनुष्य की गति को नियंत्रित करेगा, इसकी गति को नियंत्रित करता है, तथा हमारी जो बॉडी का तापमान है, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के ये भी भाग होता है और ये भी होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या बॉक्सिंग? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑलमोस्ट लोगों को पता होना चाहिए आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल ये है कबड्डी, ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बायोप किस प्रदेश की प्रजातियों की एक पगड़ी हेडगियर है? टर्बन जिसको बोलते हैं। बांग्लादेश के बायोप पगड़ी का नाम है किस प्रदेश की प्रजातियों, यानी जो ट्राइब्स हैं वहां की पगड़ी है या हेडगियर है? ऑप्शंस हैं झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या केरला। कहाँ की हो सकती है बायोप जो ट्रेडिशनल हेडगियर है? किस ट्राइब की पगड़ी हो सकती है ये? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। पगड़ी जो है ये कुछ कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ पे एक सींग निकला होता है और यहाँ पे ऐसे फेदर्स या पंख टाइप के बने होते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब वहां गए थे तो उन्होंने ये पगड़ी पहनी थी, काफी सुंदर पगड़ी होती है। अरुणाचल प्रदेश की ये पगड़ी है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है ये अरुणाचल प्रदेश ही क्यों है? क्योंकि सूर्य, जब भारत में सूर्य निकलता है तो भारत के किसी भी राज्य में, तो कोई भी राज्य में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में भी जो इसका तवांग जिला है वहां पे सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बैटल ऑफ सारागढ़ी वॉज फॉट इन विच ईयर? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये अच्छा सवाल है। सारागढ़ी की लड़ाई, कई लोग परिचित होंगे इस नाम से, कई लोग नहीं होंगे। जो नहीं है वो भी देखें, जो है वो भी देखें। 1854, 1897, 1878 या 1867, किस वर्ष सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी? देखिए, इसका सही आंसर है 1857, सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्या था इसमें? आज के टाइम पाकिस्तान में है जगह सारागढ़ी, पाकिस्तान के पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, ये पूरा नाम है, खैबर पख्तूनख्वा नाम की जगह है जहां पे है ये सारागढ़ी। यहाँ पे क्या था, एक तरफ थे अफगानी, दूसरी तरफ थे हमारे 21 सिख जो तैनात थे। इनके ऊपर हमला किया था 12,000 अफगानियों ने।
12,000 अफगानियों ने इनके ऊपर हमला किया था और इनको मार गिराया था। कई सारी मूवीज भी हैं इसके ऊपर, टाइम मिले तो देखिएगा। सबसे फेमस मूवी है केसरी, अक्षय कुमार की, और कई सारी हैं इस नाम से भी हैं, बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से भी हैं, 21 सरफरोश के नाम से भी हैं, तो आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवीज है। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? तो सिंपल सी बात है भैया, जो हमारे पास चीज एक्सेस में होगी हम उसी को इतना एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारे पास है ही नहीं उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो जो इस तरह का ये सिद्धांत है, पहली बार ये सिद्धांत किसी ना किसी ने दिया होगा, तो ये किसने दिया है? ऑप्शंस हैं इनपुट आउटपुट मॉडल, हेक्सचर ओलिन मॉडल, सोलो स्वान मॉडल, कॉर्नोट कंपटीशन। क्या होगा ये, किसने दिया है ये मॉडल, या इसका क्या नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेक्सचर ओलिन मॉडल। इसके अनुसार जो चीज हमारे पास एक्सेस में होगी या हम जिसका ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, बेच देंगे या हम एक्सपोर्ट कर देंगे, निर्यात कर देंगे। उसके बदले हमें धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिसका हम अगले अगले कामों में यूज कर पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी कंपनी 2022 और 2023 के लिए आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी? भैया क्रिकेट लवर्स, तुम लोग को पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से क्रिकेट लवर्स को पता होते हैं ज्यादातर क्रिकेट के क्वेश्चन। रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप या मुरगप्पा ग्रुप? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिलायंस, टाटा, अडानी या मुरगप्पा, कौन सी कंपनी होगी जो आईपीएल के टाइटल प्रायोजक या स्पॉन्सर जो है वीवो, उसकी जगह ले लेगी? तो ये होगी भैया टाटा एंड ग्रुप्स। ये क्या करेगी, वीवो को रिप्लेस कर देगी, वीवो हट जाएगा, ये करेंगी टाटा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जल मेट्रो परियोजना यानी पानी के अंदर चलेगी मेट्रो, ये है पानी, ये है कैप्सूल, इसके अंदर से हम मेट्रो को गुजारेंगे। तो कौन सा होगा वो शहर? ऑप्शन है इनके कोयम्बटूर, कोच्चि, कोझिकोड या कन्नूरी। सारे ही कोस्टल सिटीज हैं, तो इसका लेकिन करेक्ट आंसर है कोच्चि। कोच्चि क्या करेगा, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कैप्सूल बनाएगा, उसके अंदर से मेट्रो जाएगी। तो आप सभी आनंद ले पाएंगे इस यात्रा का कुछ ही समय बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शिलालेख तिरुनामटुकुट्टनी को डैश के रूप में वर्णित करते हैं? यानी कि जो शिलालेख है तिरुनामटुकुनी को किसके रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शंस हैं ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि, या जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, या फिर मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। यानी कि ये जो भूमि है ये किसको दान में दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर, नाम थोड़े टिपिकल होते हैं पर ये नाम याद करना बहुत जरूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। तो अब है, जैसे ये है लैंड ऑफ, चोल ने कई सारे उस टाइम पे उनकी कई शब्दावलियां प्रचलित थी। तो जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे ब्रह्मदेव भूमि, जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी इसको बोलते थे गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ये थी वेलन वगई। नाम थोड़े क्लिष्ट हैं।
करेक्ट आंसर हमारा डी था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या था? ब्रह्मदेव भूमि। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ये थी वेलन वेगई। जो जैन संस्थानों को दान में भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे पल्ली छांदम। और मंदिरों को दी जाने वाली तिरुनाम टुक्कुनी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको कहीं पे नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरह से अलग अलग प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन है, ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। ऋतु खंडूरी भूषण हैज बिकेम the first women speaker of the legislative assembly of which state? इसका सही आंसर है, सही उत्तर है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड की विधानसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शंस हैं पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश, सेन राजवंश या चोल राजवंश। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला कौन सा राजवंश था? पाल राजवंश, प्रतिहार, सेन, चोल। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार राजवंश। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज के पहले ये उज्जैन में थे, दोनों सेम नाम है। और इन्होंने उत्तर भारत पर, पूरे उत्तर भारत पर 8वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया है। तो आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।